जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली पड़ा है। एनडीए ने तमिलनाडु के सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया था। इधर आईएनडीआईए ने तेलंगाना के बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बना दिया। साफ है कि पद के लिए दक्षिण के दो चेहरे मुकाबले में हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि एनडीए की धुआंधार गेंदबाजी पर आईएनडीआईए ने दमदार बल्लेबाजी कर दिखाई है। आखिर शतरंज के अलावा राजनीति में ही तो चालें शह और मात की होती है। तेरी सेंधमारी पर मेरी सेंधमारी वाली चाल बेहतरीन तो है, पर नंबर्स का बैकअप नहीं है। यहां से मामला और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। दक्षिण के दल अब पशोपेश में है। तय सी लग रही जीत कितनी बड़ी रहेगी या हाथ तो आया मुंह न लगा जैसी। आज प्राइम डिबेट में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस से राय सिंह गोदारा जी मेरे साथ हैं और राधेश्याम भारती जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। कुछ ही देर में बीजेपी के गेस्ट भी मेरे साथ होंगे। राधेश्याम जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। राधेश्याम जी, डेमोक्रेसी की खूबसूरती कंसेंसस में भी होती है, सिर्फ मुकाबले में नहीं होती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसे पद कंसेंसस के साथ होने चाहिए। क्या लगता है आपको, आईएनडीआईए की क्या रणनीति है बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारकर? स्वप्निल जी, देखिए, दोनों कैंडिडेट आप देखिए, इस बार एक तेलंगाना से हैं तो दूसरे जो है तमिलनाडु से हैं। अब दोनों ही कद्दावर व्यक्ति रहे हैं, बड़ी पर्सनालिटी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। राधाकृष्णन जी अभी महाराष्ट्र के गवर्नर और इससे पहले संयुक्त वो झारखंड के रह चुके हैं। साथ में उनको पांडिचेरी का भी पद उनके प्रभार था, यानी, और 18 साल की उम्र से वो आरएसएस से जुड़े थे, जनसंघ के भी सदस्य रहे थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के। यानी आप देखें कि इतना बड़ा कद साउथ में, अब उसको सदस्य बनाना भारतीय जनता पार्टी की तो बड़ी रणनीति है, इसमें तो कोई शक नहीं है। भाई साउथ में किस तरह से पैर जमाए जाएं ये सीधा सीधा दिख रहा है। फिर आरएसएस को भी जो राजी किया गया है। यानी इसके अनेक एंगल हैं, लेकिन गठबंधन जो कांग्रेस और उसके जो घटक दल हैं उन्होंने भी नैले पे जला मार दिया है। साउथ से दोनों कैंडिडेट हैं, तो अब बीजेपी अकेले नहीं। खास बात क्या है राधेश्याम जी कि बीजेपी ने या एनडीए ने अपनी तरफ से ये सोचा कि जब हम सीपी राधाकृष्णन को उतारते हैं तो साउथ के वो दल जो कांग्रेस के साथ खड़े हैं उनमें से कोई ना कोई हमारी तरफ सरक कर वोट डाल सकता है। इनने कहा छोड़ो, हम एक ऐसी चाल चलते हैं कि जो तुम्हारे साथ हैं, जैसे टीडीपी या जगनमोहन रेड्डी, हम उनको कंफ्यूज करते हैं। ये उस लेवल पे बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है गेम। तो ये इससे बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। मैं वहीं पे आ रहा हूँ। आप देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी का जो है टीडीपी से गठबंधन है। टीडीपी क्या कह करके आगे चुनाव में जाएगी, एक प्रश्न खड़ा हो गया। अब यदि कांग्रेस के उम्मीदवार ये नहीं बन पाते हैं तो टीडीपी और सबको इनको तो फिर बड़ा घाटा हो जाएगा। जनता के बीच में जाएंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। हाँ, इतना लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे सीपी राधाकृष्णन साहब को उतारा है। अगले साल ही चुनाव है तमिलनाडु में। तो अब स्टालिन जो है, और क्या आपके हिसाब से ये अंतरात्मा की आवाज वाला कोई गेम बन सकता है क्या? क्योंकि एक तरफ राजनीतिक पर्सनालिटी है राधाकृष्णन, दूसरी तरफ गैर राजनीतिक पर्सनालिटी है सुदर्शन रेड्डी। देखिए, रेड्डी साहब भी आसाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं, उनका भी एक बड़ा कद है। तो अब आत्मा की आवाज पे किसको वोट देंगे आप बताइए? यानी सीधा सीधा दोनों साउथ के रह गए। तो मतलब जो है ना, छह और मात वाला खेल अब जो है दिख नहीं रहा। ठीक है। अब तो जैसे भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी और उनकी सारी रणनीति थी कि भाई हमारी छह और सीधी मात, अब वो नहीं है। अब देखिए, प्रोज एंड कन्स पैदा हो गए हैं, वो दिख रहे हैं।
ठीक है राधेश्याम जी, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ महिपाल महला भी जुड़ चुके हैं बीजेपी की ओर से। आपका भी स्वागत है महिपाल जी। मैं एक सवाल दरअसल आपसे ही लेना चाह रहा था। मैं शुरुआत आपसे करना चाहता था। मेरा सवाल ये है कि देखिए, कोई अगर अच्छी चाल चले तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी चाल चली, पर आपने शह और मात वाली चाल नहीं चली। जो INDIA ने चला है, शह को इस तरीके से भी काटा जा सकता है। आपको मुझे लगता है कि अप्रिशिएट करना चाहिए कम से कम INDIA की इस चाल को। आपकी चाल को काटा तो अच्छा है। अच्छा है। हाँ। कोई खुश हो रहा है, अच्छा कि नतीजे जब तक नहीं आते हैं तब तक खुश होना भी चाहिए। पर स्वप्निल जी, आप भी बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझते हैं कि चुनाव भावनाओं के साथ साथ संख्या बल का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहता है। और संख्या बल के हिसाब से NDA के पास 31 मत ज़्यादा हैं। संख्या बल के हिसाब से NDA के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कौन से मार रहा है, कौन चाल रहा है, कहीं वजीर का इस्तेमाल हो रहा है या कहीं शतरंज के मोहरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो चीजें कहने को अच्छी लगती है। 2 मिनट महिपाल भाई, लेकिन जब नंबर्स गेम आपके साथ नहीं होते थे तब आप भी तो कैंडिडेट उतारते ही थे ना NDA के तौर पे। ऐसा तो नहीं है कि आपने नहीं उतारा। हमने कब मना किया है कि इंडिया अलायंस कैंडिडेट क्यों उतारा? डेमोक्रेटिक राइट है, कैंडिडेट उतारना चाहिए। शुभकामनाएं हम दे रहे हैं, पर जीतेगा एंड इंडिया अलायंस तो कहीं टिकेगा ही नहीं। जीत जो है वो NDA आपके अपने आपके साथ रहेंगे। अब तो वो भी कंफ्यूज है। स्वप्निल जी, बड़ा मार्जिन क्या के साथ चुनाव जीतेंगे। बड़ा मार्जिन क्या? आपके पास जो नंबर्स हैं वही, अगर वो कम हो गए, मतलब सेफ जोन में हैं हम। हाँ, तो अगर वो नंबर कम हुए, नंबर तो हमारे अगर वो नंबर कम हुए है। इसके अलावा भी आप देखिएगा, अगर वो नंबर कम हो गए, अंतरात्मा की आवाज से वोट पड़ेंगे। जिस दिन अंतरात्मा TDP देगी वोट पड़ेंगे तो और ज्यादा वोटों का इजाफा होगा TDP मार्जिन में। नहीं, अंतरात्मा की आवाज तो किसी और धड़े की भी हो सकती है ना। मैं ये कह रहा हूँ TDP आपके साथ वोट देगी, जगन मोहन रेड्डी आपके लिए वोट देंगे क्या? जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन बताएंगे। हाँ, तो अच्छा चलिए ठीक है। अब ये बताइए, राजनाथ सिंह को आपने जिम्मेदारी दी कि कंसेंसस बनाओ, है ना? कंसेंसस क्यों नहीं बन पाया? क्या कंस्ट्रक्शन नहीं बन पाया? कंसेंसस मतलब कहने का मतलब है कि विपक्षी दलों से बात करो और कोशिश करो कि बिना किसी को उतारे सामूहिक निर्णय के तौर पर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बन जाएं। ये तो कंसेंसस राजनाथ सिंह क्यों नहीं बना पाए? हम तो ये चाहते थे कि जब सीधा सीधा स्पष्ट चुनाव दिख रहा है, स्पष्ट चुनाव दिख भाई, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी क्यों इस तरीके के प्रयास कर रही है कि हम चुनाव में जाएं? और फिर भी चुनाव में जाएं तो डेमोक्रेटिक राइट है इंडिया अलायंस का कि अपना चुनाव लड़े। हम तो प्रयास कर रहे थे और नतीजे जिस दिन आएंगे उस दिन नतीजे, मेरी बात सुनिए, वही नतीजे आने। कंसेंसस निर्णय लेने के बाद नहीं बनाए जाते हैं। कंसेंसस उस नाम के सिलेक्शन में भी होता तो कंसेंसस बन जाता। तो नाम सेलेक्ट करने के बाद कंसेंसस की कोशिश एक दिखावा होती है। माननीय जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया, उसी दिन इंडिया अलायंस ने अपनी पटकथा लिखती थी कि हम चुनाव में जाएंगे, हम चुनाव लड़ेंगे और छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करके और हम जो है NDA अलायंस को टक्कर देने का काम करेंगे। अच्छा है, पुलावी खवा बहुत अच्छे हैं, चुनाव में जाना चाहिए उनको। पर मैं तो आपके माध्यम से फिर ये कह रहा हूँ कि बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ठीक है, राय सिंह गुदारा जी, वैसे मुझे आपके पास आना चाहिए, लेकिन मैं एक सवाल और महिपाल जी से लेना चाहता हूँ, अगर आप थोड़ा सा कॉपरेट करें, चलेगा? पक्का। ठीक है महिपाल, एक सवाल और। आज जब राधाकृष्णन जी को NDA के सांसदों से इंट्रोड्यूस करवा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली कि ये एक ऐसा चेहरा है जो खेल नहीं करता। इसका क्या मीनिंग है? मतलब धनखड़ खेल करते थे, नहीं करते थे, क्या इसका मीनिंग थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा था। इसका मीनिंग ये है कि राधाकृष्णन जी जहां जहां जिन पदों पे रहे हैं, जो जिम्मेदारी रही है, 2 बार कोयम्बटूर के सांसद भी रहे हैं, गवर्नर की जिम्मेदारी भी रही, निर्विवादित छवि स्पष्ट बेबाकिता के साथ आज तक राधाकृष्णन जी के तो कौन खेल करता था? कोई दाग नहीं लगा है, निर्विवादित छवि के व्यक्तित्व के धनी हैं। तो खेल कौन करता था जी? धनखड़ का दर्द है ये कि मतलब खेल कौन करता था? मतलब मोदी पहली बार किसी के लिए ये बोल रहे हैं कि ये खेल नहीं करते, इसलिए ये सेंटेंस बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। सर हमारे NDA के प्रत्याशी की तारीफ करना, आप उसको कहीं और निशाना लेके जा रहे हैं, तो ये तो हो सकता है कि आपका मानना हो, पर हमारे प्रत्याशी की तारीफ करना, हम ये मानते हैं कि हमारे प्रत्याशी की तारीफ करना हमारा धर्म है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी इमेज अब तक निर्विवादित रही है, जिस पे कोई दाग नहीं है, उसकी हम खुले मन से तारीफ करें तो होनी चाहिए तारीफ। ठीक है, मैं
राय सिंह गोदारा जी, अब आपके पास आ रहा हूँ। राय सिंह गोदारा जी, ठीक है, उन्होंने कैंडिडेट सिलेक्शन में आपको नहीं शामिल किया, लेकिन उसके बाद राजनाथ सिंह ने सभी बड़े चेहरों को फ़ोन लगाया है, बातचीत की है, बातचीत की कोशिश की है। तो अगर कंसेंसस की शुरुआत उनकी तरफ से मान लीजिए कि थोड़ा लेट भी हुई, तो भी आपने कंसेंसस बनने नहीं दिया। इसके पीछे कोई तो ठोस कारण होना चाहिए ना, क्योंकि नंबर्स तो आपके पास नहीं है। और अभी भी आप जो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि थोड़ा सा हम तुम्हारा खींच लेंगे ताकि तुम्हें उतने ना मिल पाए जितना तुम सोच कर रखे हो। इससे ज़्यादा आपकी कोई रणनीति नहीं है। कंसेंसस बन जाता तो बेहतर नहीं होता? डेमोक्रेसी खूबसूरत नहीं दिखती? देखिए, आपने स्वप्निल जी, जैसा कि आपने स्वयं ने कहा कि अगर इनको कंसेंसस बनाना चाहिए था, अगर बनाना ही चाहते थे, तो इनको उसके लिए अपना उम्मीदवार तय करने से पहले कांग्रेस या विपक्षी दलों से, इंडिया गठबंधन के लोगों से, तमाम से बात करनी चाहिए थी। आप भी नहीं करते। समस्या सुनिएगा ना, पाटिल, आप मेरी बात से पूछ के नहीं, आप देखिए, आप इंटरप्ट कर रहे हैं। आपने, मैं अब तक बोला नहीं, एक शब्द नहीं बोला, पर मैंने महिपाल को भी उतना ही इंटरप्ट किया ना। आप सुनिएगा ना सर, मैं मेरा उत्तर तो देने दीजिए। जो आपने प्रश्न पूछा है, अगर आप मुझे उत्तर लेंगे तो ही मैं बताऊंगा ना। देखिए, समस्या कुछ वो अलग है। समस्या ये है कि अगर मान लीजिए वो मतलब सर्वसम्मति बनाने की बात करते हैं राजनाथ सिंह जी, मोदी जी या इनके तमाम नेता, या तो असल में वहाँ पर जो उम्मीदवार आ सकता था वो जनसंघ या संघ जो पृष्ठभूमि से अलग का उम्मीदवार आ सकता था। जबकि समस्या क्या है, अभी मोदी जी की जो समस्या है, मोदी जी 75 साल पूरे करने वाले हैं। आज इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है। आरएसएस ये कहता है कि आरएसएस का जो उम्मीदवार, आरएसएस बैकग्राउंड का आदमी ही इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है उसमें? मैं बता रहा हूं ना आपको, और हमको कहेगा प्रॉब्लम है, मैं वही तो बता रहा हूं आपको। आप अपने और ऐसे ही ज्ञानी जैल सिंह जब बने थे तो वो किसके थे? ऐसे ही उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है वो आरएसएस ने मोदी जी को इस बात के लिए मजबूर किया गया है कि आपको किसी भी सूरत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी कार्यकर्ता को आपको उपराष्ट्रपति बनाना पड़ेगा। अगर आरएसएस के किसी आदमी को लेकर के मोदी जी नहीं, दो सेकंड राय सिंह जी, टेक्निकली एक फॉल्ट है, टेक्निकली एक फॉल्ट है, गठबंधन उनका साथ नहीं देता। सुनिए तो, टेक्निकली एक फॉल्ट है, टेक्निकली एक फॉल्ट है। आरएसएस का एक एजेंडा है। सुनिए तो सही, 75 साल की उम्र के बाद में आपके प्रधानमंत्री पद से मोदी जी को जाना पड़ेगा। वो उनका एजेंडा है, मोदी कहीं नहीं जा रहे हैं करके मोदी जी। ठीक है, लेकिन राय सिंह जी, अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, टेक्निकल फॉल्ट कहाँ है। सरेंडर मोदी, राधा कृष्णन एक पॉलिटिकल फिगर भी हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे नितिन गडकरी आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं और आप उनकी तारीफ भी करते हैं, नितिन गडकरी की आप भी तारीफ करते हैं, ठीक है, तो वो भी आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं। बीजेपी के अधिकतर चेहरे जो मंत्रिमंडल में है उनका बैकअप आरएसएस है, और ये पॉलिटिकल बन गए। राधाकृष्णन पॉलिटिकल हो गए, पॉलिटिकल फिगर हैं। अब वो सिर्फ आरएसएस फिगर नहीं है, वो पॉलिटिकल फिगर कब से है? वो एमपी भी रहे, आरएसएस थोड़े ना थे, बीजेपी से ही थे ना। देखिए राधाकृष्णन जी जो हैं वो 1978 और 79 में दो बार वो, मतलब 78 और 79 में 2 दफा वो एमपी रहे, और उसके बाद में लगातार 3 चुनाव हारे भी हैं। और उसके अलावा उनके पास जो सबसे बड़ी उनकी पूंजी है, मेरे ख्याल से 98 और 99 में एमपी रहे थे। मेरे ख्याल से 98 और 99 में एमपी रहे थे, उसी समय रहे हैं। 78 78 हो जाता है, इसलिए मैं कंफ्यूज। 78 नहीं, 98, राइट, आप ठीक करें। तो 1998 और 1999 में 2 दफा रहे हैं। मेरे ख्याल से 5 साल का कार्यकाल उसमें दोनों टेन्योर में पूरा नहीं हुआ उनका। तो सुनिएगा, इनके पास जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये 16 साल तक ये संघ से जुड़े हुए हैं, ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप मुझे बताइए इसके अलावा क्या उपलब्धि है इनकी? भाई ये जनसंघ के बैकग्राउंड को अगर माइनस कर देंगे आप, गवर्नर रहे, तो गवर्नर तो गवर्नर किसने बनाया? गवर्नर तो संघ पृष्ठभूमि के जो लोग हैं, जो तो आपने जिनको गवर्नर बनाया उनकी कोई उपलब्धि नहीं? अरे तो वो संघ के हैं। ज्ञानी जेल सिंह को जब आपने राष्ट्रपति बनाया था तब वो किसके थे? मैं क्या बोलता हूँ आपको, मैं ये कांग्रेसी थे ना उनके पास में, वो कांग्रेसी थे कि नहीं थे? उनके पास में सिवाय संघ पृष्ठभूमि पे 16 साल जेल सिंह के पास क्या था? संघ से कांग्रेस का बैकग्राउंड, जो मुझे कहना चाहिए कि जो कार्यकाल रहा, खाली वो उनकी एक बड़ी क्वालिफिकेशन है, इस वजह से उनको बनाया गया। और आज की तारीख में केंद्र की सरकार, राधेश्याम जी कुछ बोल रहे हैं, राधेश्याम जी कुछ बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी के प्रमुख भी रहे हैं तमिलनाडु के, बिल्कुल रहे, स्टेट प्रेसिडेंट रहे, बिल्कुल। वो भी संघ के होने की वजह से रहे हैं, वो भी संघ के होने की वजह से रहे हैं।
उसके अलावा बताइए ना क्या क्वालिफिकेशन है उनमें। रणदीप सुरजेवाला आपके प्रभारी है यहाँ पर, माफ कीजिएगा, रणदीप सुरजेवाला नहीं, मैं सुखजिंदर सिंह रंधावा यहाँ के प्रभारी हैं। अब सुखजिंदर सिंह रंधावा कौन है? कांग्रेस बैकग्राउंड की है ना, आप कोई बाहर से लाके किसी सुखजिंदर सिंह रंधावा की तीसरी पीढ़ी कांग्रेस की से सेवा करी, देश की सेवा कर रही है, शहीद हुए हैं। कांग्रेस का एक त्याग तपस्या और बलिदान का एक इतिहास है। राधेश्याम जी, मैं आगे आपके पास आऊंगा, आजादी की लड़ाई, मैं आगे आपके पास आऊंगा। महिपाल काउंटर कर रहे हैं। नहीं, मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, आरएसएस के वही लोग हैं, तर्क समझने को कोशिश कर रहा हूं, जो अंग्रेजों की जासूसी करते थे। ठीक है, कहां टाए कहां, दो मिनट, ठीक है, इसको ठीक है। महिपाल, ठीक है, जंग तो होनी है, इतना तो तय है। अब मसला यह है कि आप भी अपने कुनबे को कितना टाइट रख पाते हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं। पहले टास्क में राजनाथ सिंह तो फेल हो गए। चलिए, फेल अगर आपको कठोर शब्द लग रहा होगा तो मैं ये कह देता हूं कि उनके प्रयास सफल नहीं हो पाए। उसका कारण आप अपने अंदर भी झांकेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या है। मैं ये कह रहा हूं कि अब हम ये देखकर चलेंगे कि एनडीए जितना नंबर्स के साथ होने का दावा करता है उसमें प्लस होता है तो चलो कोई बात नहीं, अगर उसमें माइनस हुआ तो वो आप पर बहुत गंभीर सवाल छोड़कर जाएगा। क्या आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? स्वप्निल जी, मैं लगभग 2 से ढाई मिनट माननीय गोदारा साहब को मैंने सुना। माननीय गोदारा साहब पूरे अपने वक्तव्य में जाना था दिल्ली, पहुंच गए नागपुर ट्रेन के माध्यम से। जाना था दिल्ली, पहुंच गए नागपुर, और नागपुर के इर्द गिर्द वो बातें। ठीक है। राधा कृष्णन जी का संघ बैकग्राउंड से आना, उनका सांसद बनना, उनका गवर्नर रहना, ये इनके लिए कोई योग्यता का पैमाना नहीं है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए। मैं तो आपके माध्यम से सिर्फ इतना सुदर्शन रेड्डी चाहता हूं कि आपने प्रत्याशी उतारा, अपने प्रत्याशी के बारे में बताएं। आप कैसे ठीक चुनाव है, 2 मिनट, राय सिंह जी प्लीज, राय सिंह जी 2 मिनट बताता हूं ना, 2 मिनट, राय सिंह जी प्लीज, 2 मिनट। महिपाल भाई, अब महिपाल, मेरा एक सवाल लो। बी सुदर्शन रेड्डी कैसे हैं? अच्छे व्यक्तित्व के धनी है, पर आज वो इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। उनमें कोई खामी? मैं कह ही नहीं रहा हूं खामी की, पर हमारे प्रत्याशी, मैं यही कह रहा हूं कि अच्छे उम्मीदवार हैं। कंपेयर करें, चलिए कंपेयर करें। कंपैरेटिवली राधा कृष्णन जी अच्छे उम्मीदवार हैं चुनाव जी। मैं यही तो कह रहा हूं कि अब तक का उनका जो भी कार्यकाल रहा है, जो भी उनके पास जिम्मेदारी रही है, किसी भी जिम्मेदारी के पद पे रहते हुए उन पे तिनका भर भी कोई आरोप नहीं लगा। बी सुदर्शन रेड्डी ने यूपीए को कोसा था और यूपीए के अगेंस्ट भी फैसला दिया था। तब तो आपको बी सुदर्शन रेड्डी बहुत अच्छे लगे थे। अरे सर, ये यूपीए की पसंद नहीं है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो सहमत का खेल चल रहा है कि साउथ से एनडीए ने उम्मीदवार उतारा है तो हम भी वहां से उम्मीदवार उतारे। आपने भी तो सोच के उतारा। कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं है। ये कौन पर्दे के पीछे चल रहा है? शरद पवार जी और तमाम जो लोग हैं। शरद पवार नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं इस बात को एकदम क्लियर कर देता हूँ। पूरा टाइम इन्हीं को देने वाले हैं आप। नहीं, अरे मैं आ रहा हूँ, राय जी कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ ठीक है महिपाल, 2 सेकंड। मैं एक बात बताता हूँ। डीएमके उपराष्ट्रपति पद के लिए दक्षिण भारत से किसी का नाम चाहता था क्योंकि वो राधा कृष्णन को लेकर पशुपेश में फंस गए थे। तृणमूल कांग्रेस गैर राजनीतिक व्यक्ति चाहते थे। ऐसे में जो भी नामों का पैनल बना होगा उसमें से बी सुदर्शन रेड्डी मुफीद बैठे, जिस पर तुरंत ही आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया, टीएमसी ने भी कर दिया। ये नाम आया कैसे राय सिंह गोदारा जी, मुझे ये समझाइए। देखिए किन नामों में चर्चा थी और बी सुदर्शन रेड्डी कैसे उसमें आगे आए? देखिए मेरी बात सुनिएगा सर, किन नामों की चर्चा हुई या कौन कौन उसमें जो अपना दावेदार रहे होंगे, तो देखिए मैं तो उस स्तर का तो मुझे जानकारी है नहीं। अब मैं फ्रैंकली स्पीकिंग साफ स्पष्ट शब्दों में आपको कहना चाहता हूं। आप सुनिएगा, लेकिन ये बात सच है कि हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को और कांग्रेस के लोगों को, तमाम पार्टियों के लिए बताया है कि इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक दल जिन्होंने अपने एक सर्वसम्मति से यूनानिमसली जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी गारू को हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया गठबंधन का एक साझा उम्मीदवार घोषित किया है। शिवसेना उद्धव गुट ने ओके कर दिया। आप सुनिएगा, और बी सुदर्शन रेड्डी साहब जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की भी न्यायाधीश रहे हैं। उससे पहले वो और उनके जो न्याय थे, अगर आप उनके जो उस जमाने के अंदर उन्होंने जो फैसले लिए वो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस के लिए भी लिए। और मैं ग्राफिक्स में उनके बारे में सब कुछ चला रहा हूं। आप अगर देखेंगे मैं उनके बारे में वही आपको बताना चाहता हूं। नहीं तो आप वो दशक पढ़ लेंगे। और सुनिएगा, और फ्रीडम मूवमेंट के अंदर वो तमाम की तमाम
सुनिए, आपके अगेंस्ट भी फैसले दिए थे, अब सुनिएगा, यूपीए के अगेंस्ट वो हमारे दिए, किसके खिलाफ दिए, किसके नहीं दिए, लेकिन उन्होंने सोशल जस्टिस के लिए नहीं, पर आज आपको वो ठीक लग रहे हैं, फंडामेंटल राइट को सुरक्षित करने के लिए और गरीब के पक्ष में उनके, अगर आप सारे फैसले आप देखेंगे, एक सवाल, तमाम राइसिंग भाई एक सवाल सुनिएगा, और दोनों को अगर आप वो आप लोग तराजू में लेके तोलते हैं तो कहीं स्टैंड नहीं करते इनके उम्मीदवार। ठीक है, वो अलग बात है कि वो नंबर आपके साथ नहीं है, वो एक अलग बात है कि इनके पास बहुमत हो सकता है। सीपी राधाकृष्णन आपको क्यों बुरे लगे? नहीं, 2 सेकंड, वोट पड़ेंगे, आप सीपी राधाकृष्णन की भी कोई आवाज होती है, सीपी राधाकृष्णन की एक भी बुराई आप नहीं निकाल सकते, वो भी निष्कलंक है, बिना किसी दाग के हैं। मैं बुराई नहीं निकाल रहा, मैं तो इनका जो एकेडमिक कैरियर है, इनका एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है, अगर उस पे आप जाते हो तो एक तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हुए हैं, और एक तो आपने दबाव में चुना, और एक दूसरे की क्वालिफिकेशन है, खाली वो संघनिष्ठ रहे। ठीक, एक सवाल ले लीजिए, संघनिष्ठ रहे, बस एक सवाल, जस्टिस रहे। एक सवाल मैं आपसे और ले रहा हूं, और मैं वो आपसे ये बात इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि क्या उद्धव गुट, शिवसेना उद्धव गुट ने इस नाम पर हां कर दी है? मुझसे पूछ रहे हैं राय सिंह जी? देखिए सुनिएगा, ये विचारधारा की लड़ाई है, ये तो विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ आरएसएस और मानसिकता वाले मनुवादी लोग हैं, और दूसरी तरफ संविधान और अंबेडकरवादी और इस देश को आजाद कराने वाले लोग हैं। ठीक है, राधेश्याम भारती जी, लड़ाई है। मैं आपके पास आ रहा हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए। उपराष्ट्रपति पद की ये जो चुनावों की जंग है, ये एनडीए और आईएनडीआईए के बीच में तो ठीक है, लेकिन इसको विचारधारा का आवरण देना मुझे थोड़ा सा गलत इसलिए लगता है क्योंकि उस पद पर जाने वाला व्यक्ति एक तो उस आवरण में देखा नहीं जाता, और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि यह विचारधारा की लड़ाई इसलिए है क्योंकि आपको अपोज करना है, बस इतना ही है। देखिए स्वप्निल जी, यदि विचारधारा की बात होती तो प्रधानमंत्री जी जो भी आपने प्रश्न उठाया, कहते क्या ऐसे कि ये वैसे नहीं है यानी वो किसने बनाए थे, वह उनको उपराष्ट्रपति किसने बनाया था? किसको बनाया? धनखड़ की बात हो रही है, मजबूरी थी, उनको कुछ टास्क दिया था, 2 मिनट उनको टास्क दिया था और काम निकल गया तो उनको चलता किया इन्होंने। आज तो आपको बड़े प्यारे हो गए, वो आप उनके खिलाफ तो महाभियोग लाने वाले थे ना। हाँ, तो फिर बड़े प्यारे हो गए आप। ठीक है, राधेश्याम जी, राधेश्याम जी अपना क्लोजिंग कमेंट दे रहे हैं, प्लीज। हाँ स्वप्निल जी, अब विचारधारा का ये जो प्रश्न है, ये तो पूरी तरह से देखे इनके खिलाफ जाएगा। कैसे कि पहली बार हमने ऐसा देखा है, देखिए मेरी हो सकता है पहले हुआ हो, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि भारत के उपराष्ट्रपति ने इस तरह से स्वास्थ्य का वो लेकर के अचानक पूरे दिन काम कर रहे हैं और शाम को अचानक उसका करके कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, इस्तीफा दिया हो, और उसके बाद में जो है कहीं दिखाई नहीं दे रहे किसी भी मंच पर। संजय राउत जैसे जो है सांसद वो प्रश्न उठा रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जी हैं क्या, कहाँ नहीं, लेकिन संजय राउत, हाँ 2 मिनट, संजय राउत राधाकृष्णन की तारीफ कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को 2 सेकंड से पूछना चाहिए। संजय राउत राधाकृष्णन की तारीफ कर रहे हैं, सीपी राधाकृष्णन की, क्योंकि वो उस इलाके के गवर्नर हैं। ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ स्वप्निल जी, तो ये क्या ये प्रश्न विचारधारा को लेकर के अभी इस चुनाव में मुखर नहीं करेगी क्या कांग्रेस या एनडीए जो गठबंधन है? तो उनके पास तो ये बड़ा शस्त्र के रूप में होगा कि इनकी विचारधारा कहाँ से विचारधारा है बताइए। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। अब इन्होंने साउथ में यही सोच करके उतारा था कि साउथ में हमारा जो वर्चस्व बढ़ जाए राजनीतिक, लेकिन अब कांग्रेस ने ये उतार करके ये इंडी गठबंधन ने मामला इंटरेस्टिंग कर दिया, बराबर का प्रश्न खड़ा कर दिया है। देखिए आप इसमें अब कोई आज कह नहीं सकता, चाहिए कहते रहे कि संख्या बल हमारा ज्यादा है, लेकिन लग नहीं रहा अभी फिलहाल, तो ऐसे लग रहा है कि उतारते क्योंकि रास्ते हैं। देखिए मैं बताता हूँ क्या, मुझे बहुत अच्छे से याद है, सिर्फ अपोज नहीं करना या अपोज, धनखड़ के लिए टीएमसी ने वोट नहीं डाला था, वो उस दिन वोटिंग से गायब हो गई थी। वैसा ही बहुत से दल हैं जो इस तरह की, बहुत से तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ दल हैं जो ऐसा कर सकते हैं, जैसे जगन मोहन रेड्डी की पार्टी कर सकती है, टीडीपी कर सकती है, डीएमके कर सकती है, शिवसेना उद्धव गुट कर सकता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा मतदान का दिन देखना। उनके सामने अस्तित्व का प्रश्न खड़ा हो गया, बिल्कुल तो जाएंगे कहाँ? बिल्कुल, यदि उनका कैंडिडेट साउथ में अस्तित्व ही सबसे बड़ा फैक्टर भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया राधेश्याम जी और तमाम गेस्ट और मेरे दर्शकों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था प्राइम डिबेट। नमस्कार।